नमस्कार बच्चों। आज अपन जो है इन्फ्लामेशन की तीसरी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट क्या किसका, इन्फ्लामेशन का विथ एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिए आगे जो है ये पॉइंट दिया हुआ है ल्यूकोसाइट। देखिए इन्फ्लामेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लामेशन जो होता है, अपने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कशन किया था, इन्फ्लामेशन के अंदर दो इवेंट्स होती हैं, दो चेंजेज होते हैं। एक चेंजेज होता है वो वैस्कुलर इवेंट और दूसरी होती है सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट, दो इवेंट होती हैं, दो चेंजेज पाए जाते हैं। एक वैस्कुलर चेंजेज होता है और एक सेलुलर चेंजेज होता है। जो वैस्कुलर चेंजेज होता है वो मैंने कल आपको बताया था, ये किससे रिलेटेड होता है, डायरेक्ट ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है। ठीक है, और सेलुलर चेंज के अंदर जो है कौन सी होती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स काम में आती हैं। कौन सी आती है, इन्फ्लामेटरी सेल, इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं। और जिसके अंदर मुख्यतः कौन सी होती हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं, ल्यूकोसाइट होती है मुख्यतः। ल्यूकोसाइट जो है वो कौन सी होती है, इन्फ्लामेशन के दौरान काम आने वाली सेल होती हैं, जिन्हें इन्फ्लामेटरी सेल भी कहा जा सकता है। किसको, ल्यूकोसाइट्स को। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर दो प्रकार के चेंजेज या दो प्रकार के इवेंट्स पाए जाते हैं। एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो चेंजेस होता है उससे वेस्कुलर इवेंट कहा जाता है, और जो वहाँ पर सेलुलर जो चेंजेस होता है उसे सेलुलर इवेंट्स कहा जाता है, जिसके अंदर मुख्यतः कौन सी आती हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स आती हैं। तो आज अपन जो है इस क्लास के अंदर थोड़ा सा ल्यूकोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं। वैसे सविस्तार अपन जो है इसको फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC जिसे बोला जाता है, ये ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति तथा प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, एक होती है आपकी WBC ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स। दूसरी कौन सी होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। ठीक, ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं इसके अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स यानी कि हिंदी में जिसको कणिका ही कहा जाता है, ग्रेन्यूल्स जो है ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, प्रेजेंट पाया जाता है। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या पाया जाता है, एब्सेंट पाया जाता है। और याद रखिए ये जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं इन्हें कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC से कहा जाता है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन WBC का जो न्यूक्लियस है वो 2 से 5 लोब्ड होता है, 2 to 5 लोब्ड होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें या तो 2 लोब होंगे या अधिकतम 5 लोब हो सकते हैं। तो इसके न्यूक्लियस जो है वो 2 से 5 लोब्ड होता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC कहा जाता है। जबकि इसके अंदर सिंगल लोब होता है, इसलिए इसे मोनोन्यूक्लियर WBC कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें लोब कितने होते हैं, एक लोब होता है, अर्थात ये सिंगल लोब्ड क्या होती हैं, WBC होती हैं। तो जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं जिन्हें WBC कहते हैं, दो पार्ट के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया है ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो इसे ग्रेनुलोसाइट्स और एब्सेंट है तो इसे ए ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। अब इसके मैं उदाहरण लिख देता हूं, कौन कौन सी आती हैं ग्रेनुलोसाइट में, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, एक आती है न्यूट्रोफिल्स आती हैं, दूसरी आपकी इवोसिनोफिल्स होती हैं, इवोसिनोफिल्स, या जिसे एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। और तीसरी आपकी जो है वो होती है बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। और इन तीनों सेल्स को सम्मिलित रूप से सेल ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, इन्हें तीनों सेल्स को कहा जाता है सेल्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अभी थोड़ी देर में अपन इन्फ्लामेशन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अपन को मोटे तौर पर जो है इन्फ्लामेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे, एक्यूट और क्रोनिक। और जब सब एक्यूट और पर एक्यूट होती, जो बीच की दशा होती है, उसको अपन नहीं लेंगे। तो सेल्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और इनमें भी पूछा जाए कि मैन सेल्स कौन सी होती हैं, मैन सेल जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन की वो कौन सी होती हैं, आपकी न्यूट्रोफिल होती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आ गई, न्यूट्रोफिल आ गई, इवोसिनोफिल जिसे एसिडोफिल भी कहा जाता है, और बेसोफिल आ गए, ठीक है। इन्हें सेल्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन कहा जाता है। और इन तीनों के अंदर मैन सेल कौन सी है एक्यूट इन्फ्लामेशन की, तो आंसर जाएगा न्यूट्रोफिल जाता है। ऐसे ही जो ग्रेनुलोसाइट्स है, इसका एक जो है एग्जाम्पल कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक तो आपकी होती है लिम्फोसाइट, एक तो लिम्फोसाइट होती हैं, और एक आपकी जो है कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। एक आपकी कौन सी होती है, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट जो है, इसको थोड़ा सा अपन आगे की तरफ और पढ़ लेते हैं कि जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट जो है ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की लिम्फोसाइट जो है पाई जाती हैं। एक होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एक होती है एन के सेल्स। एन के सेल्स, एन का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो 3 तरह की लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। इनका मैचुरेशन कहाँ होता है, अगर थाइमस में होता है तो टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो में होता है तो बी लिम्फोसाइट होता है। तो टी बी ऐसे नाम दिया गया है। वो नेचुरल किलर है तो उसे एनके सेल्स कहा गया है, ठीक है। अब कई लोग जो क्या करते हैं, ये जो टी लिम्फोसाइट है इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी होती हैं, इससे टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी सप्रेसिव सेल्स, सप्रेसिव सेल। तो जो आपकी टी लिम्फोसाइट है इसको फर्दर 3 भागों के अंदर, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी सपोर्टिव सेल्स होती हैं। तो ये अपन ने जो है मोटा मोटी जो है अपन ने देख लिया कि डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट जो है वो कितने प्रकार की हैं, क्योंकि इनको बार बार इन्फ्लामेशन के अंदर जो है इन सेल्स की जरूरत पड़ती है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखना है। कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जिसमें एस सेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। एस सेप्ट क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसी सेल्स कौन कौन सी हैं, तो 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक बेसोफिल सेल होती हैं और एक होती हैं आपकी मास्ट सेल होती है, एक होती है मास्ट सेल्स। अब इन पूछा जाए कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के अंदर कौन सी सेल्स जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो बेसोसिल जो है वो किस में प्रेजेंट मिलेगी, ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड। किस में प्रेजेंट मिलती है ये, प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड में पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि मास्ट सेल जो है प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, मास्ट सेल पाई जाती हैं। और दोनों ही सेल, बेसोफिल और मास्ट सेल, दोनों सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो एस आकृति का होता है। कौन सी आकृति का होता है, एस शेप्ड होता है। और याद रखिए दोनों सेल्स जो हैं, दोनों सेल्स जो हैं इनका सिक्रीशन क्या क्या होता है। इनका सिक्रीशन देखिए, इनका सिक्रीशन जो है एक तो हिपेरिन होता है। हिपेरिन जो है केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज करती हैं। ये क्या, हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो है वो क्या होता है, हिपेरिन होता है। दूसरा किसका सिक्रीशन करते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेशन पैदा करता है। क्या है, हिस्टामिन जो है इन्फ्लामेशन के लिए, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन और काज एलर्जी या एलर्जी पैदा करता है, काज एलर्जी, काज एलर्जी, ठीक है। या बोल सकते हैं कि इट इज द मैन केमिकल मीडिएटर। हिस्टामिन को क्या कहा जाता है, हिस्टामिन को यह भी कहा जाता है इट इज ए मैन केमिकल मीडिएटर, केमिकल मीडिएटर
फॉर अर्ली इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के शुरुआत में आपको पूछा जाए कि कौन सा केमिकल मेडिएटर जो है वो बनता है, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? हिस्टामिन जाएगा। तो ये स्पेशल पॉइंट में एक मुख्य पॉइंट है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एस शेप्ड सेल कौन कौन सी हैं। तो बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों के अंदर न्यूक्लियस एस शेप पाया जाता है। बेसोफिल ब्लड में और मास्ट सेल किस में प्रेजेंट होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू में। इनका सीक्रेशन हिपेरिन और हिस्टामिन होता है। हिपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जो है जमने से रोकता है, कोगुलेशन को रोकता है। हिस्टामिन जो है वो एलर्जी या इन्फ्लामेशन का काज होता है, या हिस्टामिन के लिए लिख सकते हैं कि इट इज ए मेन केमिकल मीडिएटर फॉर अर्ली इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको समझना होगा कि मोनोसाइट और अब मोनोसाइट आपकी अभी आई है, अपन ने देखा है कौन सी है? ए ग्रेनुलोसाइट क्या होती है? ए ग्रेनुलोसाइट जो है WBC होती है। अब मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैक्रोफेज में। और मैक्रोफेज आपको कहाँ मिलेगी? मोनोसाइट तो आपको कहाँ मिलती है? मोनोसाइट जो है कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन ब्लड। जबकि मैक्रोफेजेज जो है वो किस में प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। प्रेजेंट इन कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। याद रखिए कि मैक्रोफेजेज कहीं से नहीं आती, ब्लड में पाए जाने वाली मोनोसाइट जो है वो ब्लड वेसल से निकलकर कनेक्टिव टिश्यू में जाती हैं, तो यही किसका निर्माण करती हैं? मैक्रोफेज का निर्माण करती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्रोफेजेज कोई अलग से कोई सेल नहीं बनती, मोनोसाइट ही मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक मोनोसाइट्स ब्लड वेसल्स में है तब तक वो मोनोसाइट रहेगी, और मोनोसाइट जो है ब्लड से निकलकर बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू में चली जाए तो अब उसको क्या कहा जाता है? मैक्रोफेज कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस सेल के बारे में आपको जान लेना है। ठीक, आगे जो है वो लिम्फोसाइट अपन ने पढ़ ली। लिम्फोसाइट अपन ने पढ़ ली कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। लिम्फोसाइट से रिलेटेड सेल कौन सी होती हैं? प्लाज्मा सेल होती हैं। कौन सी होती हैं? प्लाज्मा सेल्स। तो सेम ही पॉइंट याद रखना है कि ब्लड के अंदर जो है वो क्या पाई जाती हैं? लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। तो पूछा जाए कि लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रेजेंट इन ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। और आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा सेल्स कहाँ होती हैं, तो लिम्फोसाइट ही किसका निर्माण करती हैं? प्लाज्मा सेल का निर्माण करती हैं। तो प्लाज्मा सेल जो है वो कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। याद रखो लिम्फोसाइट का एक प्रकार है बी लिम्फोसाइट। मैंने 3 प्रकार आपको बताए हैं, उसमें से मैंने एक प्रकार लिया है, वो कौन सा? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ही कन्वर्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू में जाकर किसका निर्माण करता है? प्लाज्मा सेल का निर्माण करता है। और यही प्लाज्मा सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर किसका निर्माण करती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती हैं। किस? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का निर्माण करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को अपन क्या लिखते हैं? IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का दूसरा नाम क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तो देखिए बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। एंटीबॉडी का निर्माण कैसे कर रही है कि बी लिम्फोसाइट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यही प्लाज्मा सेल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स अर्थात किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो आपको पता होगा IgA गेम डी, क्या बोलते हैं? गेम डी से याद करते हैं। जो इसमें IgG जो है वो सबसे अधिक मात्रा में मैक्सिमम पाई जाने वाली क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडी है। जबकि ई जो लास्ट में आता है ये सबसे कम मात्रा में बनने वाली एंटीबॉडी है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट जो है यही कन्वर्ट होती है किसमें? प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट होती हैं। चलो अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अपन विचार करते हैं इन्फ्लामेशन के बारे में।
थोड़ा सा विचार करते हैं अपन किसके बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में विचार करते हैं कि इन्फ्लामेशन कितने प्रकार के हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपन जो है इन्फ्लामेशन को देखते हैं। अपन मोटे तौर पर इन्फ्लामेशन को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे बहुत प्रकार होंगे, ड्यूरेशन के आधार पर अपन मोटे तौर पर दो ही प्रकार के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, बाकी के इनके बीच की टर्मिनोलॉजी है। दूसरा आपका जो है वो कौन सा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। चलिए सबसे पहला डिफरेंस जो है टाइम ड्यूरेशन को है। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है और रैपिडली होता है। तो मैं लिख सकता हूं एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, और रैपिडली होता है, रैपिडली होता है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है। इसका क्या होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पाया जाता है, बहुत कम समय के लिए जो है ये इन्फ्लामेशन होता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि ये इन्फ्लामेशन मिनट से लेकर आवर्स के अंदर जो है पाया जाता है, यानी कि मिनट से लेकर आवर्स जो है इसका ड्यूरेशन होता है। अर्थात इस इन्फ्लामेशन का जो है बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिडली होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है और कुछ मिनट से लेकर आवर्स के बीच का होता है। क्रोनिक जो है ये क्या होता है, स्लोली होता है। क्या होता है, स्लोली होता है और टाइम ड्यूरेशन जो है इसका लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है ये इन्फ्लामेशन चलता है, लंबे समय तक जो है ये चलता है। जैसे कि ये वीकली, मैं समय लिखता हूँ, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, यानी कि मंथली से लेकर ईयरली भी हो सकता है, ईयर तक जो है इन्फ्लामेशन चल सकता है। तो पहला मुख्य डिफरेंस है वो टाइम ड्यूरेशन को लेकर है। किसको लेकर है, टाइम ड्यूरेशन को लेकर है। जिस इन्फ्लामेशन में समय बहुत कम लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, वो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, और जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो क्रोनिक होता है, मिनट से लेकर आवर्स के अंदर, और ये वीकली या मंथली से लेकर ईयर तक होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए कि सेल्स कौन कौन सी हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन की सेल्स कौन कौन सी हैं, तो अभी अपन ने देख लिया, एक तो न्यूट्रोफिल होगी। कौन सी होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होती, न्यूट्रोफिल, इवोसिनोफिल और आपकी बेसोफिल होती हैं। तो ये सेल जो है इसके अंदर भाग लेती हैं। फिर भी आपसे इन तीनों में पूछ लिया जाए कि मैन सेल कौन सी है, तब आपका आंसर जाएगा मैन सेल जो है वो कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल होती हैं। कौन सी होती हैं, न्यूट्रोफिल जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन में मैन सेल होती हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पूछा जाए कि कौन कौन सी सेल्स इसके अंदर भाग लेती हैं, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, तो याद रखिए आपकी मोनोसाइट, और मोनोसाइट से बना हुआ कौन सी, मैक्रोफेजेज, और यही सेल जो है वो मैन सेल होती हैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज जो हैं वो मैन सेल होती हैं, किसके लिए, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए। बाकी सब इसके अंदर डाल सकते हो आप, लिम्फोसाइट भी डाल सकते हो। लिम्फोसाइट भी किसकी है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की, और इससे बनी हुई प्लाज्मा सेल भी किस में आ जाएगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ये मिनट से लेकर आवर्स में कंप्लीट होता है, उसमें वीक, मंथ या ईयर तक जो है वो क्रोनिक चलता है। इसमें ये सेल है, न्यूट्रोफिल मुख्य सेल है, उसके अंदर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज जो है वो मुख्य सेल है, मैन सेल है। आगे और डिफरेंस इनमें आगे की तरफ लेते हैं अपन। इन्फ्लामेशन में एक्यूट में और क्रोनिक के अंदर जो है और डिफरेंस है, जिसको अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए आपका जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है इसमें वैस्कुलर चेंजेस बहुत पाए जाते हैं। वैस्कुलर चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं, मोर होते हैं। जबकि आपसे बात किया जाए कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर जो है आपके वैस्कुलर चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, लेस पाए जाते हैं,
ब्लड वेसल से संबंधित जो चेंजेज होते हैं सबसे ज़्यादा आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखने को मिलते हैं, जबकि सबसे कम किस में देखने को मिलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सप्लाई का ज़्यादा होना, तो याद करो जहाँ जहाँ एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ वहाँ जो है ललाई ज़्यादा आती है, जो एक्यूट हो, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, उसमें ललाई ज़्यादा होती है। दूसरी जो है प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन चेंजेज। प्रोलिफरेशन का मतलब सेल्स डिवाइड करें और डिवाइड करके उस जगह की रिपेयरिंग करें, उस जगह की क्या करें, रिपेयरिंग करें। तो प्रोलिफरेशन की जो दर है वो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, क्रोनिक में। तो मैं लिख सकता हूँ प्रोलिफरेशन चेंजेज जो है वो क्या होते हैं, लेस तो किस में पाए जाते हैं, एक्यूट में, और मोर किस में पाए जाते हैं, क्रोनिक के अंदर। प्रोलिफरेशन चेंजेस बोल सकते हैं या इससे फाइब्रोसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फाइब्रोसिस। तो आपने कभी मस्टाइटिस का केस देखा होगा। मस्टाइटिस में आप पूछते हो क्या, कई बार आप फोन पर कोई आपसे राय लेता है तो आप उससे बोलते हो कि टीथ जो है वो हार्ड हो गए, मतलब फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस होने का मतलब ही उसमें कौन सा इन्फ्लामेशन हो गया, क्रोनिक। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन चेंजेज या फाइब्रोसिस, फाइबर का बनना, फाइब्रस टिश्यू का बनना। प्रोलिफरेशन चेंजेज ज़्यादा सेल डिवाइड होकर रिपेयरिंग और हीलिंग का करना, प्रोलिफरेशन चेंजेज। और फाइब्रोसिस जो है वो हमेशा किस में मिलता है, क्रोनिक केसेस के अंदर देखने को मिलता है। जबकि वैस्कुलर चेंजेस सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है। तो ये आपका एक्यूट क्रोनिक का जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं एक टेबल सी बना देता हूँ 3 कंडीशन को लेकर, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एक्यूट है, एक्यूट से थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ तो सब एक्यूट हो गया, इससे ड्यूरेशन थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो क्रोनिक हो गया। तो इसके लिए टेबल क्या बनाते हैं, इन चेंजेज की बना देते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं वैस्कुलर चेंजेज। और वैस्कुलर चेंजेस सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं, वैस्कुलर चेंजेस सबसे ज़्यादा एक्यूट मिलते हैं। तो 3 प्लस के निशान मैंने लगा दिए, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा वैस्कुलर चेंजेस हैं। सब एक्यूट में वैस्कुलर चेंजेस थोड़े और कम हो जाएंगे, 2 प्लस लगा दिया। और क्रोनिक के अंदर सबसे कम वैस्कुलर चेंजेस होते हैं, होते तो हैं लेकिन कम होते हैं, तो मैंने +1 लगा दिया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है प्रोलिफरेशन या फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस जो है वो सबसे कम किस में, एक्यूट में, इससे ज़्यादा किस में, सब एक्यूट के अंदर, किस में, सब एक्यूट के अंदर। और क्रोनिक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है प्रोलिफरेशन या फाइब्रोसिस। तो आपको एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक के जो कंपैरिजन है वो आप पूर्णतया कर चुके हो। ठीक है, अब अपने को उन्हीं ल्यूकोसाइट सेल्स के अंदर आते हैं। कुछ आपको एक एक पॉइंट अपन और लिखते जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन की थोड़ी सी अपने को जानकारी हो गई कि कितने प्रकार का होता है। अगर न्यूट्रोफिल के बारे में कोई जानकारी और लेनी हो तो न्यूट्रोफिल को जो है ये भी बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों बोला जाता है कि जिस जवान लोग की यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है तो सबसे पहली आने वाली ल्यूकोसाइट्स कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहले अराइवल यानी पहुंचने वाली कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ये याद रखना है कि बर्ड्स के अंदर न्यूट्रोफिल वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह कौन सा, हेटेरोफिल वर्ड जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। या कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि बर्ड्स की न्यूट्रोफिल को हेटेरोफिल कहा जाता है। हेटेरोफिल का जो है अन्य भी निकनेम है, न्यूट्रोफिल को अन्य भी नाम दिया जाता है, इससे माइक्रोफेज ऑफ, मैक्रोफेज नहीं, मैक्रोफेज तो किससे बनती है, मोनोसाइट से बनती है। मोनोसाइट क्या है, एक ग्रेनुलोसाइट है। इसे माइक्रोफेज ऑफ मैस्किनॉफ भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने ये भी बताया है कि न्यूट्रोफिल जो है वो मेन सेल है, किसके लिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए। तो ये पॉइंट पे मैं यहां डाल सकता हूं कि मेन सेल ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन की जो मुख्य कोशिका है या मुख्य जो सेल है वो आपकी कौन सी होंगी, न्यूट्रोफिल होती है। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है,
अब देखिए इसके अंदर जो आप एक इन्फ्लामेशन का टाइप जो है अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा है उसको अपन ने कर लिया है, तो वहां पर एक इन्फ्लामेशन का टाइप आएगा पुरुलेंट इन्फ्लामेशन, या उसे सुपोरेटिव इन्फ्लामेशन भी कहा जाता है, और उस इन्फ्लामेशन के अंदर पस बनती है। तो प्रश्न ये आता है कि सुपोरेटिव इन्फ्लामेशन यानी कि जहां पस बने वहां की मुख्य सेल कौन सी होती हैं? पस सेल कहा जाता है। और पस सेल रियल में होती कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल होती हैं। तो याद रखिए इन सुपोरेटिव इन्फ्लामेशन हो या इसी को बोला जाता है पुरुलेंट इन्फ्लामेशन, मैन सेल इज कौन सी है? पस सेल। और पस सेल के अंदर जो है मुख्यतः कौन सी सेल पाई जाती हैं? पस सेल कौन सी हैं? एक प्रकार की न्यूट्रोफिल हैं। पस सेल्स के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती हैं? न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको न्यूट्रोफिल से संबंधित आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जो है ग्रेनुलोसाइट्स में कौन सी सेल आती हैं? और बेसोफिल आती हैं। तो बेसोफिल का तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किसका सिक्रीशन करती हैं? इन्फ्लामेशन से संबंधित कौन सा केमिकल? हिस्टामिन रिलीज करती हैं। इसके अलावा हिपेरिन भी क्या करती हैं? हिपेरिन भी मुक्त करती हैं, जो कि एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। इवोसिनोफिल जिसे एसिडोफिल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल भी कहा जाता है। और एसिडोफिल जो है इसकी संख्या कब बढ़ती है? जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो। इस कंडीशन के अंदर इवोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, जिसे इवोसिनोफिलिया कहा जाता है। इसका मतलब इवोसिनोफिलिया का मतलब इंक्रीजेज नंबर ऑफ इवोसिनोफिल की संख्या का बढ़ना इवोसिनोफिलिया कहलाता है। और इवोसिनोफिलिया कंडीशन कब मिलती है? आपको किस में मिलती है? एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलती है। तो एक जो ग्रेनुलोसाइट्स थे उसके बारे में मुझे जो पॉइंट लिखने थे मैंने आपको लिख दिए। अब अपन चलते हैं मोनोसाइट। और मोनोसाइट से ही कौन सी बनती है? और मैक्रोफेज बनती है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं? मोनोसाइट्स। तो मैक्रोफेजेज आर डेरिव्ड फ्रॉम मोनोसाइट से ही बनती हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्थात मैं ये लिख सकता हूं कि मोनोसाइट है यही कन्वर्ट होती है किसमें? मैक्रोफेज में। मैं आपको क्या कर रहा हूं कि ल्यूकोसाइट और जो भी इन्फ्लामेटरी सेल हैं इनको फिर जो पॉइंट बच गए वो मैं आपको लिखा रहा हूं। तो मोनोसाइट किस में कन्वर्ट होती है? मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती है। देखिए आपसे पूछा जाए कि मोनोसाइट का जो है लाइफ स्पान कितना होता है, तो लाइफ स्पान जो है इसका वन डे जो है इसका क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। जीवन काल जिसको बोला जाता है वो कितने दिन का होता है? 1 डे का होता है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि मैक्रोफेज का जो है लाइफ स्पान या जीवन काल बताओ, तो मंथ होता है, 1 महीना होता है। कितना? 1 महीना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, देखो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी दिमाग में। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है मोनो को MPS सिस्टम कहा जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि कौन कौन सी सेल जो है वो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम का निर्माण करती हैं, तो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया मुख्यतः एक तो न्यूट्रोफिल करती हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल जो है वो मोनोन्यूक्लियर नहीं है, वो पॉलीमॉर्फिक है। तो न्यूट्रोफिल तो नहीं होगी, बेसोफिल भी नहीं होगी, इवोसिनोफिल भी नहीं होगी। ठीक है, और लिम्फोसाइट भी नहीं होती। लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया नहीं करती, वो एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तो फिर बच्ची कौन सी सेल? तो इसके अंदर कौन कौन सी, प्रश्न आ सकता है, कौन कौन सी सेल जो है वो मोनोन्यूक्लियर हैं
इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती हैं, वो इस सिस्टम में आती हैं। तो आपकी ब्लड की तो आ जाएगी मोनोसाइट, प्लस कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी आ जाएगी, मैक्रोफेज। ये दोनों सेल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया भी कंप्लीट करती हैं, साथ में फेगोसाइटिस की प्रक्रिया के साथ में जो है मोनोन्यूक्लियर भी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल कौन सी है, तो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल जो है मोनोसाइट और मैक्रोफेज। ठीक है, तो ये मोनोसाइट्स के बारे में आपको इतने पॉइंट जो है याद रखने हैं। लिम्फोसाइट से संबंधित जितने पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। अब कुछ स्पेसिफिक सेल हैं, स्पेसिफिक सेल भी अपने को याद करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक सेल भी आपको याद करनी पड़ेगी। उसमें एक पहली सेल आपकी जो आती है, पहली सेल जो आपकी आती है उसका नाम है जियांट सेल। जियांट मतलब बहुत बड़ी सेल, जियांट सेल बहुत बड़ी सेल। तो देखिए जियांट सेल जो है वो आपके जो मैक्रोफेजेस सेल हैं, ये कौन सी हैं, मैक्रोफेजेस सेल हैं। मैक्रोफेजेस सेल का अगर फ्यूजन हो जाए, क्या हो जाए, फ्यूजन, आपस में जुड़ जाए, फ्यूजन हो जाए, तो और फ्यूजन होकर एक सेल बन जाए, तो इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर है, सिंगल न्यूक्लियर होती है, एक केंद्र की होती हैं। अब इन सबको मिला दिया जाए तो एक सेल बन जाएगी, बड़ी सी सेल बन जाएगी, और उसमें न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, बहुत सारे उसमें केंद्रक हो जाते हैं। इसी सेल को जियांट सेल कहते हैं। अब इस सेल को देखो कैसी है, ये तो कैसी है, मोनोन्यूक्लिएटेड है। देखो इसमें न्यूक्लियस एक है, ये क्या है, बीच वाला भाग क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। तो ये स्पेशल पॉइंट है, मैं कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। मैक्रोफेजेज क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड है। और जो आपकी जियांट सेल बनी, ये कौन सी सेल बनी है, जियांट सेल बनी है, क्या बनी है, जियांट सेल बनी है। और आपसे पूछा जाए कि जियांट सेल जो है वो पॉलीन्यूक्लिएटेड है या मोनोन्यूक्लिएटेड है, तो इसमें न्यूक्लियस आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, वो 4 सेल से बना, तो 4 आ गए, तो इसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लिएटेड। और काम इसका भी फेगोसाइटोसिस का कार्य है, फेगोसाइटिक सेल। और यही सेल जो है क्या कहलाती हैं, जियांट सेल कहलाती हैं। कौन सी, जियांट सेल कहलाती हैं। मैक्रोफेजेस का फ्यूजन हो गया और एक सेल बन गई, उसमें मोनोन्यूक्लिएटेड थी, ये पॉलीन्यूक्लिएटेड हैं। काम उसी का भी फेगोसाइटोसिस था, और जियांट सेल का भी कार्य क्या है, फेगोसाइटिक, तो उसको नाम दे दिया पॉलीन्यूक्लिएटेड फेगोसाइटिक सेल, और उससे ही अपन क्या कहते हैं, जियांट सेल कहा जाता है। ठीक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जियांट सेल कितने प्रकार की होती हैं, तो जियांट सेल जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। जियांट सेल जो है मुख्यतः जो है कितने प्रकार की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। कितने प्रकार की, 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले वाली है फोरेन, कलर चेंज कर देते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार जो है वो है आपका फॉरेन बॉडी जियांट सेल। फॉरेन बॉडी जियांट सेल पहला प्रकार है। इसमें अगर बात की जाए न्यूक्लियस की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो नंबर हैं वो पाए जाते हैं 100 के आसपास जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसीलिए तो जियांट सेल को पॉलीन्यूक्लिएटेड कहा गया है। पॉलीन्यूक्लिएटेड, देखो पीछे की तरफ, पॉलीन्यूक्लिएटेड बोल दो या मल्टीन्यूक्लिएटेड शब्दावली बोल सकते हो। इसलिए जो है क्या है, इसमें 100 यानी कि 100 के आसपास इसमें जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दूसरी जो सेल आती है उस सेल को अपन बोलते हैं लैंगहैंस सेल, लैंगहैंस जियांट सेल, लैंगहैंस जियांट सेल्स। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं। अगर टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो उसके अंदर आपको कौन सी सेल बनेगी, माइक्रोस्कोप से आप जो है लैंगहैंस जियांट सेल देखोगे। पेरा टीबी यानी कि पेरा टीबी को क्या बोलते हैं, जेडी, जोन्स डिजीज जो होती है, माइकोबैक्टीरियम पेराटू, ये तो किससे होती है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। जबकि पेरा टीबी जो है वही माइकोबैक्टीरियम पेरा ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक, ये है। एक एक्टिनोमाइकोसिस डिजीज के अंदर भी आपको ये लैंगहैंस देखनी पड़ती है। और माइकोसिस डिजीज के अंदर भी आपको ये जो है लैंगहैंस जियांट सेल देखने को मिलती है। ठीक है साहब, अगला चलते हैं। अगली है ट्यूमर जियांट सेल।
तो ट्यूमर जियांट सेल, ट्यूमर कहाँ बनती हैं? कैंसर में। तो ये कंडीशन आपको कौन सी कंडीशन में मिलते हैं? कैंसर के अंदर आपको ट्यूमर जियांट सेल मिलती हैं। एक है ट्यूटोन जैंट सेल, ट्यूटोन जैंट सेल होती हैं, और ये सेल जो है एक कंडीशन, रोग कंडीशन होती हैं जिसे ज़ैंथोमा में मिलती हैं। ज़ैंथोमा क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का अत्यधिक डिपोजिशन, जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अत्यधिक डिपोजिशन हो जाए तो पीले पीले स्पॉट जो है वो आपको बाहर से दिखने लग जाएंगे। ये पीले पीले स्पॉट्स के कारण ही इस रोग को ज़ैंथोमा कहा जाता है। ज़ैंथिल कैसा है? पीला रंग। पीला रंग किसकी वजह से? बॉडी में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की जमा होने से। तो मैं लिखवा नहीं रहा, आप लिख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल के एक्सेसिव डिपोजिशन के कारण, मोर डिपोजिशन या एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी नॉन एज ज़ैंथोमा, और इसकी वजह से पीली नोडुल्स, येलो नोडुल्स, पीली पीली गांठें जो है वो बॉडी पे बन जाती हैं, येलो नोडुल्स बनती हैं। कैसी बनती हैं? इसके अंदर जो है मैं लिख ही देता हूं, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरह की फैट है, और इसके अंदर जो है आपको क्या मिलते हैं? येलो स्मॉल नोडुल्स जो है वो बॉडी के अंदर अलग अलग भाग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जियांट सेल है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि सेल इन्फ्लामेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जियांट सेल आपको याद रखनी है। आगे एक जो सेल आती है वो है इपिथेलॉइड सेल। इपिथेलॉइड सेल जो है वो एक तरह की मैक्रोफेजेज है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज सेल है, और एक स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन में ये जो सेल आपको देखने को मिलती है, और वो स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन का प्रकार कौन सा है? ग्रेनुलोमेटियस इन्फ्लामेशन। और ऐसा ग्रेनुलोमेटियस इन्फ्लामेशन कौन सी डिजीज मिलता है? टीबी के अंदर। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं एपिथेलॉइड क्या है? एपिथेलॉइड है क्या? एक्टिवेटेड, क्या है? एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज, और मैक्रोफेजेज ही एपिथेलॉइड सेल्स कहलाती हैं। कौन से इन्फ्लामेशन में पाया जाता है? प्रेजेंट इन ग्रेनुलोमेटियस इन्फ्लामेशन। इस प्रकार को अपन कल के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जहां ग्रेनुलोमा का निर्माण होता है। ग्रेनुलोमा का मतलब होता है केशियस नेक्रोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन के अंदर। तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होती हैं, और प्रेजेंट किस में होती हैं? ग्रेनुलोमेटियस इन्फ्लामेशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये उदाहरण डिजीज की बात करें तो अपन डिजीज कौन सी बोलेंगे? टीबी के अंदर जो है डिजीज अपन बोलते हैं तो क्या है? टीबी है। ठीक है, यह आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब देखिए, एक पेरावेस्कुलर कफिंग आती है, एक शब्दावली आती है जिसको आपको पूछा जा सकता है कि पेरावेस्कुलर कफिंग। पेरा का मतलब बाहर की ओर, जैसे कि मान लो कि यह कोई ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के चारों ओर ऐसे लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट या WBC का अगर डिपोजिशन हो जाए, तो जमा हो जाए, तो इसे पेरावेस्कुलर कफिंग कहा जाता है। और ये पेरावेस्कुलर कफिंग कब मिलती है? अर्ली इन इन्फ्लामेशन मिलती है या लेट इन इन्फ्लामेशन मिलती है? तो लेट इन इन्फ्लामेशन जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसको सबसे पहले तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अपने आप बन जाएगी, डिपोजिशन ऑफ lymphocyte around small blood vessels, known as पेरावेस्कुलर कफिंग। ठीक है, कब प्रेजेंट होती है? लेट इन इन्फ्लामेशन। कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके लास्ट समय में या लेट वाले समय में आपको इस प्रकार की कफिंग, पेरावेस्कुलर कफिंग देखने को मिलती है। तो यह भी याद रखना है। एक पॉइंट आ जाए कि यह याद रखना है हमेशा कि लिम्फोसाइट सेल और प्लाज्मा सेल। लिम्फोसाइट क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट है,
और उसी से बनी हुई कौन सी सेल है, प्लाज्मा सेल है। तो ये जो दोनों सेल जो है वो इन्फ्लामेशन के लास्ट में आती हैं। स्टार्टिंग में कौन जाती है, न्यूट्रोफिल जाती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है, न्यूट्रोफिल। तो प्रश्न ये आ सकता है कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है, सबसे लास्ट में आने वाली सेल कौन सी हैं इन्फ्लामेशन में, तो लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स। तो मैं लिख सकता हूं इट इज include in inflammation at last time, सबसे लास्ट समय के अंदर ये जो सेल्स हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जितनी जितनी सेल से संबंधित पॉइंट थे मैंने आपको बताए, जो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब कुछ इनसे संबंधित प्रश्न जो होंगे वो अपन सोल्व करते हैं ताकि पता चल जाए कि अपने को आता है या नहीं आता। तो देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है आपका, क्या प्रश्न है, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, ये इसलिए नहीं बताया कि मुझे यहां बताना था कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं इसमें 2 प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स जो है WBC के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल, इवोसिनोफिल और एसिडोफिल क्या है, ग्रेनुलोसाइट हैं, तो इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन न्यूट्रोफिल्स के अंदर 2 प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एक तो है फिलिक जो है क्या है आपके, ग्रेन्यूल्स हैं, और इन्हें ही प्राइमरी ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का एग्जाम्पल कौन सा आ गया, एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। और इसके अगर स्पेसिफिक उदाहरण लिखें तो कौन सा, हाइड्रोलेजेज, माइलोप्रोक्सीडेज, न्यूरामिनिडेज, ये इसके क्या है, प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है। क्या है, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। और प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जो है उसको एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। उसके पूछा जाए कि प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के एग्जाम्पल बताइए, तो हाइड्रोलेजेज, माइलोप्रोक्साइड और न्यूरामिनिडेज पाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है कि इट इज ए स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। ये क्या होते हैं, इसे स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, और विशिष्ट होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। और इनका एग्जाम्पल पूछे तो याद रखिए, एक एग्जाम्पल है लैक्टोफेरिन, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है लाइसोजाइम होता है। दूसरा कौन सा है, लाइसोजाइम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए आपको पूछा गया है न्यूट्रोफिलिक, तो न्यूट्रोफिलिक का उदाहरण जो है आपके सामने है। कौन सा आंसर जाएगा, न्यूट्रोफिलिक का जाएगा माइलोपेरोक्सीडेज। और ये दोनों कैसे हैं, प्राइमरी हैं। ये कैसे हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं। कैसे ग्रेन्यूल्स हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है। और ये आपका कैसा है, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल कंटेंस। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स कंटेंस, तो ये दोनों आंसर जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा गलत बन गया होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है आप यहाँ पर ऑप्शन डालना चाहिए था, बोथ डालना चाहिए था, या तो बोथ जाता। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल कौन से हैं, लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम। सॉरी, ये वही प्रश्न है, प्राइमरी, सॉरी। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स आपका कौन सा है, यही है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि करेक्शन कर लीजिए। ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं, सेकेंडरी हैं, और प्राणी माइलोपेरोक्सीडेज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइट मार्जिनेटेड ड्यूरिंग द वैसोडाइलेशन एंड कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स थ्रू सूडोपोडिया मूवमेंट, द प्रोसेस इज नोन एज। देखिए अब यहां पर कुछ शब्दावलियां दी गई हैं जिनको अपन पहले समझ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। डाईपेडेसिस का मतलब क्या होता है, डाईपेडेसिस
ये जो है वो आपकी वैस्कुलर चेंजेस से पूछा गया है। डायपेडेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, डायपेडेसिस का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो सामान्य तौर पर ब्लड वेसल्स के सेंटर मध्य भाग में प्रवाहित होते हुए आगे की तरफ चलती हैं। जब किसी स्थान पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो जो है वो ब्लड वेसल्स, या मान लो कि ब्लड वेसल्स है तो यहाँ किनारों पर ब्लड वेसल्स जो है, मान लो कि अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ किनारों पर जो है वो ल्यूकोसाइट आपकी जाने लगेगी, जिसे मार्जिनेट बोला जाता है। अगर ये ब्लड वेसल्स ना फटे, डैमेज ना हो इसका, और फिर ये ल्यूकोसाइट्स बाहर की तरफ आ जाएं तो इस कंडीशन को डायपेडेसिस कहा जाता है। तो डायपेडेसिस की परिभाषा क्या हो गई कि बिना डैमेज के या इंटेक्ट ब्लड वेसल से ल्यूकोसाइट्स का बाहर आना। किसकी वजह से होगा ये किसकी वजह से होगा? क्योंकि जितने भी केमिकल मीडिएटर अपन आगे पढ़ेंगे, इन्फ्लामेशन में बहुत सारे केमिकल मीडिएटर आते हैं, और ये केमिकल मीडिएटर जो है, एक मुख्य केमिकल मीडिएटर कौन सा है? हिस्टामिन है। कौन सा? हिस्टामिन। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये ल्यूकोसाइट जो है वो मार्जिनेट होकर, सेंटर से हटकर प्रीदिए यानी कि पेरिफेरल भाग पर आकर के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इसे डायपेडेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो कमिंग आउट ऑफ ल्यूकोसाइट from intact blood vessels। इसके अंदर जो है आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स जो है आपकी डैमेज नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज नहीं होंगी। बना ब्लड वेसल्स के डैमेज हुए आपका जो ल्यूकोसाइट है वो सेंटर से सबसे पहले जो पेरिफेरल पार्ट पे जाएगा, ब्लड वेसल्स में जो सेंटर में जिसकी मूवमेंट हो रही है, सेंटर में जो इसका फ्लो हो रहा है वो पेरिफेरल भाग पर आएगा, और पेरिफेरल भाग पर यानी कि एंडोथीलियम, जो ब्लड वेसल्स की आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम की जो है वैस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, फिर वहां से रिसक कर बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डायपेडेसिस। तो अपना तो यही था, तो आंसर यही चला जाएगा। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है रिएक्सिस। क्या होता है? इसमें भी जो है ल्यूकोसाइट्स बाहर आती हैं, लेकिन अब की बार ल्यूकोसाइट जो है ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। और डैमेज ब्लड वेसल्स से अगर ल्यूकोसाइट्स बाहर आते हैं तो इसे रिएक्सिस कहा जाता है। तो वही हो जाएगी कमिंग आउट ऑफ ल्यूकोसाइट। बाहर तो ल्यूकोसाइट ही आएगी, ल्यूकोसाइट ड्यू टू ल्यूकोसाइट डैमेज्ड ल्यूकोसाइट ड्यू टू, छोड़ दो, फ्रॉम, डायरेक्ट डालो, फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड ऑफ वेसल्स। डैमेज ब्लड वेसल्स से अगर बाहर आता है तो उससे अपन रिएक्सिस कहते हैं। पामेंटेशन क्या होता है? पामेंटेशन जो है ये प्रक्रिया जो है, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स पर ल्यूकोसाइट का चिपकना या अटैचमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट अराउंड ब्लड वेसल्स। जैसे कि पेरीवेस्कुलर कफिंग के अंदर जो है लिम्फोसाइट जो है वो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या हो गई थी? लिपट गई थी। अपने अभी पढ़ा है पेरावेस्कुलर कफिंग के अंदर आपने देखा होगा कि लिम्फोसाइट ब्लड वेसल्स के चारों ओर चिपक जाती हैं, तो उसे पामेंटेशन कहा जाता है। और ल्यूकोपिनिया तो अलग शब्द है कि ल्यूकोसाइट्स की संख्या का कम होना। ल्यूकोसाइट की अगर नंबर की बात करें तो नंबर कम हो जाए तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो डायपेडेसिस इंटैक्ट ब्लड वेसल से, रिएक्सिस ल्यूकोसाइट्स का आना किससे? डैमेज ब्लड वेसल्स से। और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ल्यूकोसाइट्स, कोई सी लिम्फोसाइट किसी का भी चिपक जाना पामेंटेशन कहलाता है। और ल्यूकोपोनिया एक कॉमन शब्दावली जो सबको पता है, ल्यूकोसाइट्स की संख्या का कम होना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लैंगहैंस टाइप ऑफ जेंट सेल्स आर ऑब्जर्व्ड इन। ये तो आपने देखा है कि सीधा आंसर आ गया, किसमें प्रेजेंट मिलेगी? टीबी के अंदर। इसका आंसर क्या जाएगा? टीबी जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? टीबी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? मैक्रोफेजेस बिकम्स elongated with marginal nuclei kill the acid fast bacteria are known as epithelioid cells। epithelioid cells की जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आपके सामने रखी गई है।
ठीक है। एक्टिवेटेड क्या होती हैं, मैक्रोफेजेज होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर नोन। तो आपको पता है कि लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट होती है एंटीबॉडी बनाने के लिए, प्लाज्मा सेल। बहुत इजी हो गया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब है केमिकल मीडिएटर। अगला अपना पॉइंट स्टार्ट होता है केमिकल मीडिएटर। देखिए, जितने भी केमिकल्स इन्फ्लामेशन के दौरान निकलते हैं, इन्फ्लामेशन के दौरान जितने भी केमिकल निकलते हैं, उन्हें अपन दो मोटे तौर पर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सेल डेरिव्ड, सेल डेरिव्ड मतलब सेल से बनने वाले, और एक प्लाज्मा डेरिव्ड, प्लाज्मा से बनने वाले, ब्लड प्लाज्मा डेरिव्ड। दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सेल कोई सी भी सेल हो बॉडी की, उससे बने तो सेल डेरिव्ड में आ जाएगा, और प्लाज्मा से कोई अगर केमिकल मीडिएटर या केमिकल सब्सटेंसेस बनता है तो इसे प्लाज्मा डेरिव्ड कहा जाता है। अब सेल डेरिवेटिव के अंदर भी कई, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसको कौन कौन से पार्ट के अंदर, एक तो प्री फॉर्म्ड होता है। प्री फॉर्म्ड का मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड। न्यूली सिंथेसाइज्ड का मतलब ताजा अभी बना है, ताजा अभी बना है। प्री फॉर्म्ड के उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। प्री फॉर्म्ड के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला है और वासो एक्टिव एमाइंस, जिसके अंदर उदाहरण अपन दे सकते हैं हिस्टामिन। कौन सा दे सकते हैं? हिस्टामिन। और हिस्टामिन को मैंने पहले भी बताया था कि एक्यूट इन्फ्लामेशन या अर्ली इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की शुरुआत में मैन केमिकल मीडिएटर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज मैन केमिकल, it is known as man chemical mediator of early inflammation। शुरुआत में, इन्फ्लामेशन की शुरुआत के अंदर जो मुख्य केमिकल मेडिएटर है वो है हिस्टामिन। एक अन्य उदाहरण और अपन याद कर सकते हैं 5HT, ठीक है। इसको पूरा नाम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, और ये दिमाग से भी रिलीज होता है, दिमाग में बहुत ज़रूरत है इसे। दूसरा नाम होता है, इसे सीरोटोनिन कहा जाता है, सीरोटोनिन। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, सीरोटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाए, तो स्वस्थ आदमी भी पागलपन के लक्षण प्रकट करने लगता है। पागल लोग जो होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रेन से सीरोटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो ये प्री फॉर्म्ड होते हैं, सेल डेरिवेटिव होते हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड के अंदर उदाहरण जो है अपन लिखना चाहें, अलग कलर से अपन लिख देते हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड के उदाहरण में जो है यहाँ लिख रहा हूँ, कौन कौन सा है आपका। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ सकता है, साइटोकाइन्स आ सकता है, ल्यूकोट्राइन्स भी आ सकता है, या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आ सकता है। और एक केमिकल जो है वो आपका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं? जब इन्फ्लामेशन हुआ तभी सिंथेसाइज्ड होंगे। कौन कौन से होंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा, साइटोकाइन्स होगा, ल्यूकोट्राइन्स होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होगा, और ऊपरी ऊपर आपका कौन सा दिया हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कौन से हैं, सेल डेरिवेटिव हैं। अब प्लाज्मा डेरिवेटिव देखते हैं अपन। प्लाज्मा डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? प्लाज्मा डेरिवेटिव होते हैं, इसको भी दो पार्ट के अंदर बांटा गया है। एक तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 11 12, 12th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो केमिकल बनाता है। इस क्लॉटिंग फैक्टर को अपन
12 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को क्या कहा जाता है? हैगमान फैक्टर भी कहते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने वाले क्लोटिंग फैक्टर है। तो क्लोटिंग फैक्टर 12 नंबर का जो होता है ये भी केमिकल मीडिएटर का निर्माण करता है। कौन कौन से केमिकल मीडिएटर होते हैं इसके उदाहरण देखिए। इसके काइनिन सिस्टम होता है, काइनिन सिस्टम होता है। सिस्टम को अपन सविस्तार नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि ब्राडी काइनिन होता है, ठीक है। कोगुलेशन, कोगुलेशन की प्रक्रिया हो जाए तो कोगुलेशन सिस्टम भी जो है इसी में काउंट होता है, क्योंकि कोगुलेशन होगा तभी इन्फ्लामेशन के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है उसको आप रोकोगे, ठीक है। और फाइब्रिन बनेगी तो इसको फाइब्रिनोलाइसिन सिस्टम भी जो है इसमें काउंट कर सकते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हो भैया? हैगमैन फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर है, और ये जो जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं, क्लोटिंग फैक्टर वो भी स्पेशली कौन सा? 12 नंबर का। 12 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को क्या कहा जाता है? हैगमैन फैक्टर। अब इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है। एक काइनिन सिस्टम, ब्राडीकाइनिन को छोड़ दो, बाकी नीचे वाले दोनों आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्लोटिंग फैक्टर का काम क्या होता है? कोगुलेशन करना, तो नाम हो गया कोगुलेशन सिस्टम। और जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन है उसको इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? क्लोटिंग कहलाता है। तो उससे संबंधित नाम याद रख सकते हो, फाइब्रिनोलाइसिस सिस्टम होता है, ठीक है। अगला है आपका एक कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, प्लाज्मा में होता है। इसका आपको नाम याद रखना है, C3A, C5A, C4A, C3B भी हो सकता है। तो देखिए C3A, C3B, देखिए C3A, C5A, C3B, ये इन तीनों को एनाफाइलोटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केमिकल मीडिएटर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सब कुछ भूल भी जाओ तो एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि अर्ली इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन का जो मैन केमिकल मीडिएटर है या मैन केमिकल सब्सटेंसेज है वो आपको क्या याद रखना है? हिस्टामिन है। कौन है? हिस्टामिन। उसको नहीं भूलना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे। C3, C5A और C4A आर कंप्लीमेंट कंपोनेंट विच आर आल्सो नोन एज, सॉरी इधर देखिए, इधर मैंने C4A, यहाँ पर जो है C3B नहीं है, ये करेक्शन कर ले, ये करेक्शन कर ले। यहाँ पर C4A, इसमें आगे क्वेश्चन आया ना, देखो C3A, C5A और C4A, इन दोनों को ही क्या, तीनों को ही एनाफाइलोटॉक्सिन कहा जाता है। इसका आंसर क्या जाएगा? पहला आंसर जाएगा। तो यहाँ पीछे की तरफ आपको करेक्शन कर लेना है कि एनाफाइलोटॉक्सिन कौन कौन सा है? C3A, C5A और C4A। C4A भी जो है एनाफाइलोटॉक्सिन है। ये बिल्कुल नहीं है, ये आपका C3B जो है ये जो है एनाफाइलोटॉक्सिन नहीं है। जो मैंने पहले गलत बता दिया था उसको आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साइटोकाइनिन्स आर इन एक्शन। साइटोकाइनिन्स जो है इसके लिए आप याद रख लीजिए, साइटोकाइनिन्स जो है वो ऑल द अबव होता है। ऑल द अबव का मतलब क्या होता है? ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि कोई केमिकल एक सेल से रिलीज हो, वन सेल रिलीज्ड, एक सेल से रिलीज्ड हो और उसी सेल पर कार्य हो, वर्क ऑन दैट सेल, जिस सेल से जो है वो रिलीज हो रहा है उसी सेल पर जो है वो कार्य करें, तो उसे ऑटोक्राइन नेचर कहा जाता है। और ये ऑटोक्राइन नेचर जो है वो साइटोकाइनिन्स की पाई जाती है। पैराक्राइन में क्या होता है? जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो इसमें मान लो सिंथेसिस की हुई, इसमें साइटोकाइनिन्स, एक सेल का बना हुआ साइटोकाइनिन्स दूसरी सेल पर जो है वर्क करे, कार्य करे, तो उसे पैराक्राइन कहते हैं। और वही अगर साइटोकाइनिन्स ब्लड के थ्रू जो है पूरी बॉडी में वितरित होते हुए टारगेट सेल पर कार्य करें तो उसे एंडोक्राइन नेचर कहा जाता है। देखो पहले क्या हुआ, एक सेल से साइटोकाइन्स रिलीज हुआ और उसी सेल पर कार्य कर दिया, तो उसे ऑटोक्राइन कहते हैं।
और एक सेल से रिलीज हो और दूसरी सेल पर कार्य कर दें तो उसे पेरिक्राइन नेचर कहा जाता है। और एंडोक्राइन में क्या होता है कि रिलीज तो कहीं से होगा लेकिन ब्लड के माध्यम से, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन काम करते हैं वैसे ही एंडोक्राइन जो नेचर के अंदर वो बनेगा कहीं और ब्लड के माध्यम से टारगेट सेल पर जाकर जो है ये केमिकल मेडिएटर अपना काम करता है। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या साइटोटॉक्सिन्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेजेज एंड टी सेल्स एंड आर एसोसिएट विथ अ नेक्रोसिस। तो ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक जो भी हैं ये क्या करेंगे, ट्यूमर के अंदर क्या करते हैं, नेक्रोसिस पैदा कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला है कार्डिनल साइन। अगला टॉपिक आता है कार्डिनल साइन। तो सबको पता है टोटल 5 कार्डिनल साइन होते हैं। 5 कार्डिनल साइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई टिश्यू है, उसको मैंने काट के ऐसे चौकोर बना लिया और ऐसे ब्लड वेसल्स इसके चारों तरफ जो है प्रवाहित हो रहे हैं। ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। सबसे छोटी ब्लड वेसल्स लिख देता हूं जिससे अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी। याद करो हार्ट से क्या निकला था, एरोटा। एरोटा फिर किस में कन्वर्ट हो गया, आर्टरीज में। आर्टरीज किस में कन्वर्ट हो गई, आर्ट्रियोल में। और आर्ट्रियोल आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिलरीज में। कैपिलरीज सबसे छोटा माइक्रो सर्कुलेशन है बॉडी का। फिर कैपिलरीज से बाद में वापिस वेन्यूल, वेन, फिर पोस्टीरियर वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा के माध्यम से वापिस ब्लड किस में चला जाता है, हार्ट से। हार्ट से निकलता है और वापिस हार्ट में चला जाता है। तो ये कैपिलरी मैंने ली है। कार्डिनल साइन का मतलब मान लो कि इस टिश्यू में यहाँ पर मान लो कि इन्फ्लामेशन, इन सेल के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इन सेल के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। केमिकल मीडिएटर जो है से रिलीज हुए तो इन केमिकल मेडिएटर मान लो कि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेता हूँ तो ये क्या करते हैं, एक नर्व की एंडिंग को दबाते हैं और नर्व की एंडिंग को दबाएंगे तो उस स्थान पर क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। और पेन को अपन क्या बोलते हैं, डोलार। फिर मैं बताऊंगा 5 गुण, उस जगह पे क्या हो जाएगा, डोलार हो जाएगा। और जहां इन्फ्लामेशन है वहां ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या होगी, ललाई दिखेगी। तो रूबोर मतलब वहां क्या होगा, और रेडनेस आ जाएगी। और यहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो यहां पर हीट भी पैदा हो जाएगी, गर्म हो जाएगा वह जगह। हीट को बोलते हैं कैलोर। ठीक। और ये सब प्रक्रिया हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगी, सूजन भी आ जाएगी। तो वहां पर स्वेलिंग, और स्वेलिंग को क्या बोला जाता है, स्वेलिंग को बोला जाता है आपके ट्यूमर। ये ट्यूमर वो ट्यूमर नहीं है, ये अलग ट्यूमर है। ठीक। और इतना सब हो गया तो वह अंग काम करना बंद कर देगा, जिसे लॉस ऑफ फंक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन, कि वह अंग इतना दर्द वगैरह सब कुछ हो रहा है, अंग कार्य करना बंद कर देगा, जिसे फंक्सियोलेशा के नाम से जाना जाता है। अब सारांश निकल गया कि टोटल कितने हैं, 5 हैं। उसको कैसे याद करोगे, ट्रिक से, RTCDE। CD लॉस ऑफ फंक्शन, एल कर लेते हैं, RTCDL। एल को मतलब लॉस ऑफ फंक्शन ले लिया। आर का मतलब यहाँ पर, आर का मतलब होता है और रूबोर का मतलब आपको पता ही है, रूबोर का मतलब रेडनेस। उस जगह पर क्या आ जाती है, रेडनेस, ललाई आ जाती है। ठीक। टी का मतलब होता है ट्यूमोर, और ट्यूमोर का मतलब होता है कि उस स्थान पर जो है स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक। सी का मतलब होता है केलोर का मतलब वहां पर क्या हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है। ठीक। डी का मतलब होता है डोलार, और डोलार का मतलब होता है उस जगह पर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। और एल का मतलब होता है फंक्सियोलेशा, और उसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। वह अंग जो है काम करना बंद कर देता है, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो ये 5 कार्डिनल साइन हैं जहां इन्फ्लामेशन होंगे। ये 5 लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें RTCDL के नाम से आप याद रख लोगे, रूबोर, ट्यूमोर, केलोर, डोलार और फंक्शनलेशा यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन। ये कार्डिनल साइन, तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
आगे की स्लाइड में चलते हैं कि विच इज नॉट कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का कौन सा कार्डिनल साइन नहीं है? तो रेडनेस तो होगा, रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, रिलैक्स नहीं होता, तो ये डी आंसर आ जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, तो ये अपनी थर्ड क्लास जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आगे जो है, जो लास्ट क्लास है इन्फ्लामेशन की, उसमें अपन वैस्कुलर चेंजेस और सेलुलर चेंजेस कैसे होते हैं उसकी मैकेनिज्म को ढंग से मैं समझाऊंगा, और टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के जो प्रकार हैं उनको अपन सविस्तार जो है अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और जितने भी रिलेटेड पर्सन है वो सारे के सारे मैं लेके आऊंगा, ताकि इन्फ्लामेशन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।